एक बेटे ने बूढ़ी माँ को ढाबे पर छोड़ा और कहा, अभी आता हूँ। सारी रात वह राह देखती रही, लेकिन जब सुबह मेरी चौखट पर सच आया तो पूरे गांव के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, मेरे विवेक के साथ आज की कहानी में आपका स्वागत है। अक्सर हम सुनते हैं कि कलयुग में रिश्ते कांच से भी ज्यादा नाजुक हो गए हैं, लेकिन आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अग्नि परीक्षा है। एक ऐसी माँ की दास्तां जिसे अपनों ने ही ठुकरा दिया, और एक ऐसे बेटे की कहानी जिसने खून का रिश्ता ना होते हुए फर्ज की वो मिसाल कायम की। इसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको रुला देगा। मैं हरी हूँ। मेरठ के पास दिल्ली हाईवे पर मेरा एक छोटा सा ढाबा है। लोग इसे हरी ढाबा कहते हैं। मैंने कभी अपनी दुकान का कोई फैंसी नाम नहीं रखा। बस एक सीधी सादी जगह है जहाँ ट्रक ड्राइवर और थके हुए यात्री अपनी भूख मिटाने आते हैं। चाय की केतली से उठता धुआं, दाल की हांडी और तंदूर से निकलती रोटियों की सौंधी महक, बस यही मेरी दुनिया है। सुबह से रात तक मैं यहाँ लोगों की सेवा करता हूँ। कोई अपनी कहानी सुनाने वाला मिल जाता है तो कोई चुपचाप अपना गम और खाना निकल कर चला जाता है। लेकिन उस काली रात जो हुआ, उसने मेरी जिंदगी की किताब के पन्ने हमेशा के लिए बदल दिए। शाम का समय था, सूरज अपनी लालिमा समेटकर क्षितिज में डूब चुका था और ढाबे की पीली लाइटें सड़क के किनारे टिमटिमा रही थी। ट्रकों का शोर कुछ कम हो गया था, लेकिन ढाबा अभी भी खुला था। कुछ ड्राइवर खटिया पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनकी तेज आवाजें रात के सन्नाटे को चीर रही थी। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल की घरघराहट ने मेरा ध्यान खींचा। एक नौजवान लड़का, उम्र यही कोई 20-22 साल रही होगी, मोटरसाइकिल से उतरा। उसके पीछे एक बेहद बुजुर्ग महिला बैठी थी। उनकी कमर समय के बोझ से झुकी हुई थी और चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, मानो हर लकीर में एक दुखद कहानी छिपी हो। उन्होंने एक पुरानी सी सूती साड़ी पहन रखी थी, जो शायद कभी सफेद रही होगी, लेकिन अब धूल और गरीबी ने उसे मटमैला कर दिया था। लड़के ने सहारा देकर उस बूढ़ी माँ को ढाबे के कोने में बिठाया, जहाँ एक पुरानी चारपाई पड़ी थी। वह मेरे पास आया और भारी आवाज में बोला, भाई मेरी माँ का जरा ध्यान रखना। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। बस सामने से बनवाकर आधे घंटे में लौटता हूँ। मैंने उसे गौर से देखा। उसका चेहरा सादा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। एक डर के त... एक डर तैर रहा था। मैंने सहज भाव से कहा, ठीक है भाई, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं माता जी को चाय पिला देता हूँ। उसने फीकी मुस्कान के साथ कहा, हाँ भाई, बस चीनी कम डालना, माँ को ज्यादा मीठा पसंद नहीं। और वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। मैंने उस बूढ़ी औरत को देखा। वो खामोशी से, एक उम्मीद लिए, दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी थी। मैंने अपने नौकर छोटू से चाय लाने को कहा और खुद उनके पास जाकर बैठ गया। मैंने पूछा, माता जी सब ठीक तो है ना? उन्होंने एक गहरी ठंडी सांस ली और कांपती आवाज में बोली, बेटा, मेरा रोहित कहाँ चला गया? सुबह से हम चल रहे हैं, उसने कहा था बस आधा घंटा लगेगा। उनकी आवाज में वो चिंता थी जो सिर्फ एक माँ के दिल में होती है, जैसे कोई अनजाना डर उनके दिल में घर कर गया हो। मैंने उन्हें दिलासा दिया, माँ जी आप चिंता मत करो, शायद पंचर की दुकान पर भीड़ होगी, वो बस आता ही होगा। समय रेंगता गया, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रही। ढाबे पर यात्री आते रहे, खाना खाते रहे और चले गए, लेकिन रोहित का कोई पता नहीं था। शारदा देवी, ये नाम उन्होंने मुझे बाद में बताया कि बेचैनी अब घबराहट में बदल रही थी। वो बार बार अपनी लाठी टेकती हुई उठती, सड़क के अंधेरे में झांकती और निराश होकर वापस चारपाई पर बैठ जाती। उनकी आंखों में अब आंसू चमकने लगे थे। रुंधे गले से वो बड़बड़ाई, मेरा रोहित ही मेरा सब कुछ है बेटा, अगर उसे कुछ हो गया तो। और वो अपनी बात अधूरी छोड़कर सिसक उठी। उनकी सिसकियों में एक ऐसा दर्द था जिसने मेरे दिल को अंदर तक झकझोर दिया। मुझे अचानक अपनी माँ की याद आ गई। मैं सिर्फ 6 साल का था जब वो घर से चली गई थी। पिताजी ने बताया था कि वो उल्टा थी, हमें छोड़कर और किसी के साथ भाग गई थी। लेकिन उनकी बातों में, उनकी आंखों में हमेशा एक चोर नजर आता था। जब भी मैं माँ की बात छेड़ता, पिताजी या तो खामोश हो जाते या आग बबूला होकर बात बदल देते। बरसों से वो सवाल मेरे सीने में दफन था। रात के 2 बज चुके थे, ढाबा वीरान हो चुका था। सन्नाटा इतना गहरा था कि झिंगोरों की आवाज भी शोर में लग रही थी। रोहित अभी तक नहीं लौटा था। मेरा सब्र अब जवाब दे रहा था। मैंने शारदा देवी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माँ जी अब बहुत रात हो गई है, यहाँ अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं वादा करता हूँ कल सुबह सूरज निकलते ही हम रोहित को ढूंढ निकालेंगे। वो पहले तो हिचकिचाई, लेकिन मेरी आंखों में सच्चाई देखकर मान गई। मैंने ढाबा बंद किया और उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर ले गया। मेरा घर मेरठ के एक पुराने मोहल्ले में था, जहां मैं और मेरे पिताजी रहते थे। घर पहुंचते ही मैंने दरवाजा खटखटाया। पिताजी, जो अनिद्रा की बीमारी के कारण अक्सर रात को जागते रहते थे, दरवाजा खोलने आए। जैसे ही उनकी नजर मेरे पीछे खड़ी शारदा देवी पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो एक पल के लिए पत्थर की मूरत बन गए। उनका शरीर कांपने लगा। फिर अचानक वो कदम आगे बढ़े और शारदा देवी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। शारदा,
तुम कहाँ थे इतने साल? पिताजी की आवाज में बरसों का पश्चाताप और दर्द घुला हुआ था। मैं हैरान था। और मैं हैरान था, स्तब्ध था। मेरे मुंह से बस इतना निकला, पिताजी ये कौन है? और आप इनके पैरों में क्यों गिरे हैं? पिताजी ने मेरी ओर देखा, उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। उन्होंने कांपते हाथों से शारदा देवी की ओर इशारा किया और बोले, हरी, नादान मत बन, अपनी अंतरात्मा से पूछ। ये तेरी माँ है हरी, तेरी सगी माँ। मेरा दिमाग शून्य हो गया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, वही माँ जो हमें छोड़कर चली गई थी, जिसके बारे में पिताजी ने कहा था कि वो चरित्रहीन थी। शारदा देवी ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में वही ममता थी जो मैं बचपन से महसूस करता था। हरी, मेरा बेटा। उन्होंने अपने कांपते हाथ मेरी ओर बढ़ाए। मैं झटके से पीछे हट गया। मेरे अंदर का गुस्सा गुस्सा और बरसों की नफरत एक साथ उबल पड़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप तो हमें अनाथों की तरह छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, आज किस हक से वापस आई हैं? मेरा गुस्सा देखकर पिताजी चिल्लाए, चुप कर हरी, एक शब्द और मत बोलना अपनी माँ के खिलाफ। पिताजी ने सिर झुका लिया और रोते हुए बोले, हरी, वो मेरी गलती थी, मेरी कायरता थी। मैंने ही इन्हें घर से धक्के मार कर निकाला था। तेरी माँ सती सावित्री है बेटा, मैंने पाप किया है। उस रात हमारे घर के आंगन में आंसुओं की बारिश हुई। शारदा देवी, मेरी माँ, ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। वो एक शादीशुदा संस्कारी लड़की थी, लेकिन पिताजी के भाई मेरे ताऊजी और चाचा जमीन और जायदाद के लालच में अंधे हो चुके थे। वो जानते थे कि अगर माँ घर में रही तो वो पिताजी को कभी गलत नहीं करने देंगी। इसलिए उन्होंने माँ के चरित्र पर कीचड़ उछाला, झूठी कहानियां गढ़ी। पिताजी जो कानों के कच्चे थे, उनके बहकावे में आ गए और माँ को घर से निकाल दिया। माँ ने रोते हुए बताया, बेटा मैं मरी नहीं थी, बस मार दी गई थी। मैं दिल्ली चली गई, कोठियों में झाड़ू पोछा किया, झूठे बर्तन मांजे। फिर मेरी जिंदगी में एक अनाथ बच्चा आया, रोहित। मैंने उसे गोद लिया, उसे अपना खून पसीना पिलाकर बड़ा किया। वो मेरा सौतेला बेटा नहीं, मेरा सहारा है। रोहित, यह नाम सुनते ही मुझे फिर झटका लगा। लेकिन माँ, रोहित कहाँ है? वो तो पंचर बनवाने गया था। माँ का चेहरा फिर से भय में सफेद पड़ गया। हरी, मुझे डर लग रहा है। रोहित के पास कुछ कागजात थे। वो कह रहा था कि मेरठ वाली पुश्तैनी जमीन के कागज उसे मिल गए हैं। वो तुम्हारा हक दिलाने आया था। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैंने फैसला कर लिया। मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और सीधे उस पंचर वाले के पास पहुंचा जहां रोहित गया था। दुकानदार मेरा पुराना परिचित था। उसने बताया, हाँ हरी भाई, एक लड़का आया था, लेकिन जैसे ही वो निकला, एक काली स्कॉर्पियो ने उसे रोक लिया। कुछ लोग जबरदस्ती उसे गाड़ी में डाल रहे थे। मुझे लगा कोई आपसी झगड़ा है। मैं डर के मारे बीच में नहीं पड़ा। मेरा खून खौल उठा। मैंने तुरंत अपने एक दोस्त इंस्पेक्टर विनय को फोन लगाया। विनय और मैं बचपन के दोस्त थे। उसने तुरंत मेरी बात सुनी और लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। मैं घर वापस आया तो देखा दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, साधारण सलवार कमीज में, लेकिन उसके चेहरे पर गजब का तेज था। उसने मुझे देखा और बोली, हरी भैया। मैं चौंका। तुम कौन हो? मैं प्रीति हूँ, तुम्हारी छोटी बहन। एक और झटका। प्रीति, वो 4 साल की गुड़िया जिसे माँ अपने साथ ले गई थी, आज वो एक समझदार युवती बन चुकी थी। प्रीति ने अंदर आकर जो बताया, उसने हमारे होश उड़ गए। उसने बताया कि रोहित को पता चला था कि हाईवे के किनारे वाली हमारी पुश्तैनी जमीन, जिस पर ताऊ जी ने कब्जा कर रखा है, सरकार ने उसका अधिग्रहण कर लिया है और उसका मुआवजा 50 करोड़ रुपए पास हुआ है। और वो जमीन आज भी सरकारी कागजों में शारदा देवी के नाम पर है। 50 करोड़, पिताजी के मुंह से निकला। प्रीति ने कहा, हाँ पिताजी, ताऊ जी और उनके बेटों को ये बात पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने रोहित को अपहरण कर लिया है। वो माँ से जबरदस्ती अंगूठा लगवाना चाहते हैं ताकि मुआवजा उन्हें मिल सके। वो रोहित को मार देंगे भैया। अब बात साफ थी, ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं था, ये लालच की इंतहा थी। प्रीति ने बताया कि उसे शक है कि रोहित को हाईवे के पास वाले पुराने ईंट भट्टे के गोदाम में रखा गया है, क्योंकि ताऊ जी का बेटा रंजीत वही अपना अवैध काम करता है। हमने पुलिस का इंतजार नहीं किया। मैं, प्रीति और मेरे कुछ ढाबे के लड़के हाथों में हॉकी स्टिक और लोहे की रॉड लेकर उस गोदाम की तरफ निकल पड़े। इंस्पेक्टर विनय को मैंने लोकेशन भेज दी थी। जब हम वहां पहुंचे तो नजारा देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। रोहित एक खंबे में बंधा हुआ था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, खून बह रहा था। सामने मेरे ताऊजी और उनका बेटा रंजीत हाथ में बंदूक लिए खड़े थे। रंजीत चिल्ला रहा था, बोल कहाँ है वो बुढ़िया? उसे बुला और कागज पर साइन करवा, वरना आज तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। रोहित जो दर्द से कराह रहा था, उसने थूकते हुए कहा, जान ले लो मेरी, लेकिन माँ का हक तुम्हें नहीं मिलेगा, हराम खोरो। यह सुनते ही रंजीत ने बंदूक की बट रोहित के सिर पर दे मारी। रोहित बेहोश होकर लटक गया। मुझसे रहा नहीं गया, मैं चीखते हुए बाहर निकला, रंजीत, हाथ भी लगाया तो जान से मार दूंगा। रंजीत और उसके गुंडे हमारी तरफ पलटे। वो हम पर हावी हो सकते थे क्योंकि उनके पास हथियार थे। रंजीत ने मेरी तरफ पिस्तौल तान दी। आ गया वारिस, अच्छा हुआ, आज पूरा खानदान एक साथ खत्म कर दूंगा। उसने ट्रिगर दबाया ही
था कि तभी धाए की आवाज गूंजी। गोली रंजीत के हाथ पर लगी और पिस्तौल गिर गई। पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई अंदर घुस चुकी थी। इंस्पेक्टर विनय अपनी टीम के साथ फिल्मी अंदाज में वहां पहुंचे थे। पुलिस को देखते ही गुंडों के हौसले पस्त हो गए। ताऊ जी, जो अभी तक शेर बन रहे थे, पुलिस को देखते ही भीगी बिल्ली बन गए। हमने दौड़कर रोहित को खोला। वो अधमरा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। प्रीति और मैंने उसे संभाला। पुलिस ने ताऊ जी और रंजीत को हथकड़ी पहनाई। ताऊ जी गिड़गिड़ाने लगे, अरे हरी, मैं तो तेरा ताऊ हूँ, खून हूँ तेरा, माफ कर दे। मैं उनके पास गया, उनकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, ताऊ जी, खून तो आपने उसी दिन पानी कर दिया था जिस दिन मेरी माँ को घर से निकाला था। अब आप जेल की रोटियां तोड़िए, वही आपका नसीब है। रोहित को अस्पताल ले जाया गया। माँ, पिताजी और हम सब वहां मौजूद थे। जब रोहित को होश आया तो सबसे पहले उसने माँ को ढूंढा। माँ, जमीन, कागज। माँ ने उसके माथे को चूमा और रोते हुए कहा, भाड़ में जाए जमीन, भाड़ में जाए पैसा। तू ठीक है, मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन कानून अपना काम कर चुका था। जांच में साबित हो गया था कि जमीन माँ की है। ताऊ जी और रंजीत को अपहरण और हत्या की कोशिश के जुर्म में लंबी जेल हुई। और वो 50 करोड़, माँ ने वो पैसा हम तीनों भाई बहनों के नाम नहीं किया। उन्होंने उस पैसे को से एक ट्रस्ट बनाया, उन बुजुर्ग माताओं के लिए जिन्हें उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया है। उन्होंने कहा, जो दुख मैंने भोगा है वो कोई और माँ ना भोगे। आज मेरा ढाबा भी है और एक बड़ा परिवार भी। रोहित अब मेरे साथ ही काम संभालता है। प्रीति स्कूल में पढ़ाती है और माँ, वो अब ढाबे के काउंटर पर नहीं बैठती, बल्कि घर की मालकिन बनकर राज करती हैं। पिताजी अपनी गलती सुधारने के लिए अब माँ की हर छोटी बड़ी बात मानते हैं। उस रात उस लावारिस समझी जाने वाली औरत ने हमें सिखा दिया कि असली संपत्ति नोटों की गड्डियां नहीं, बल्कि एक माँ का आशीर्वाद होता है। लालच ने ताऊ जी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और त्याग ने हमें एक खुशहाल परिवार दिया। सच कहते हैं दोस्तों, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जो पड़ती है तो गूंजती बहुत दूर तक है। धन्यवाद। देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें।